साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, निर्मला जी ने अपने पति सुधाकर जी से कहा कि आप विशाल की कंपनी में जाकर उसे टिफिन दे आओगे। सुधाकर जी ने पूछा, क्यों, क्या आज विशाल टिफिन लेकर नहीं गया? निर्मला जी कहने लगी, आज विशाल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसीलिए वो तो सुबह 7 बजे ही निकल गया था और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। सुधाकर जी ने कहा, ठीक है, मैं दे आता हूँ। सुधाकर जी ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। निर्मला जी ने राहत की सांस ली। सुधाकर जी तैयार हुए। निर्मला जी ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उनके और उनके बेटे विशाल के बीच में हो रहे झगड़े को उनके पति सुधाकर जी ने नहीं सुना था। झगड़ा भी कैसा, हमेशा की तरह विशाल का अपने पिता पर दोष लगाना और निर्मला जी का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही था कि पिताजी ने हमारे लिए किया ही क्या है, मेरे लिए क्या किया है मेरे पिता ने। विशाल का कहना था, माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी अध्यापक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। एक ये हमारे पिताजी हैं, अभी भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं। निर्मला जी का कहना था, विशाल, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पिताजी घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी तुम्हारे पिता ने उठाया था। तुम्हारी बहन की शादी में भी कितना खर्चा हो गया, ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? तो विशाल कहने लगा, माँ, इन सब का क्या फ़ायदा? हमारे पिताजी के भाई और बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन लोगों ने नहीं सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसको भी हम एक छोटा सा मकान बनाकर दे दें। अब एक पल के लिए तो निर्मला जी की आंखों में भी आंसू आ गए। निर्मला जी भी अपने बेटे को क्या बताती कि उनके पति ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर कहने लगी, तुम्हारे पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखी। विशाल मूर्खों जैसी बातें करते हुए बोला, अच्छा वो तो ठीक है, पिताजी ने हजारों बच्चों की ट्यूशन्स ली, अगर उनसे फीस ली होती तो आज हम भी पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। निर्मला जी कहने लगी, ये तो तुम सच बोल रहे हो, पर तुम्हारे पिता का एक सिद्धांत था कि ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना, और उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और उन्हें कितने पुरस्कार मिले। क्या कभी तुमने सोचा है? ये सुनते ही विशाल एकदम से नाराज हो गया। कहने लगा कि उन पुरस्कारों का हम क्या करें? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बन जाएगा, वो तो यूं ही पड़े हुए धूल खा रही हैं, कोई नहीं पूछता इनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। विशाल ने दरवाजा खोला तो सामने सुधाकर जी खड़े थे। विशाल को लगा कि कहीं उसके पिता ने उसका बोलना तो नहीं सुन लिया। इसी डर से विशाल का चेहरा उतर गया, परंतु सुधाकर जी बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गए और वो झगड़ा वहीं खत्म हो गया। ये था निर्मला जी और विशाल का कल का झगड़ा। पर आज सुधाकर जी ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती हुई धूप में औद्योगिक क्षेत्र के विशाल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 10 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका सांस फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। उस सिक्योरिटी गार्ड को सुधाकर जी ने कहा, विशाल कुमार को टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? गार्ड ने कहा, अभी नहीं, बड़े साहब आए हुए हैं, चेयरमैन साहब आए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी पल वो मीटिंग खत्म करके आ सकते हैं, इसीलिए आप बाजू में ही रहिएगा, चेयरमैन साहब को आप दिखने नहीं चाहिए। सुधाकर जी थोड़ी दूरी पर जाकर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं छांव भी नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। सुधाकर जी के पांवों में दर्द होने लगा था, इसीलिए सुधाकर जी वहीं एक गर्म पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज आई, शायद मीटिंग खत्म हो गई थी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ विशाल भी बाहर आया। विशाल ने जब अपने पिता को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे कि उनकी नज़र सुधाकर जी की ओर चली गई।
कार में न बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, वो सामने कौन खड़ा है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अपने विशाल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं। गार्ड ने कम कंपाती हुई आवाज में कहा। चेयरमैन साहब ने कहा, बुलवाइए इनको। अब जो नहीं होना था वही हुआ। विशाल के शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर की वजह से उसका दिमाग सुन्न हो गया। गार्ड की आवाज देने पर सुधाकर जी पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और वो सुधाकर जी के नजदीक गए। उनके पास जाकर कहने लगे, आप सुधाकर सर हैं ना, जो हाई स्कूल में शिक्षक थे? सुधाकर जी ने कहा, हाँ, पर आप मुझे कैसे पहचानते हो? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने सुधाकर जी के पांव छुए। सभी अधिकारी और विशाल वो दृश्य देखकर हैरान हो गए। चेयरमैन साहब ने कहा, सर, मैं नितिन अग्रवाल हूँ, आपका विद्यार्थी। आप मुझे मेरे घर पर पढ़ाने आते थे। सुधाकर जी ने कहा, हाँ, याद आया। अरे तुम तो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। चेयरमैन साहब हंस दिए, फिर कहने लगे, सर, आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत सी बातें करनी हैं आपसे। चेयरमैन साहब ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म की वजह से सर झुका लिया। गार्ड को देखते ही सुधाकर जी ने कहा, इसकी कोई गलती नहीं, आपकी मीटिंग चल रही थी ना, आपको तकलीफ ना हो इसीलिए मैं बाहर ही रुक गया। अब चेयरमैन साहब ने सुधाकर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। कहने लगे, बैठिए सर। अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। सुधाकर जी ने कहा, अरे नहीं, वो कुर्सी तो आपकी है। चेयरमैन साहब ने कहा, सर, आपकी वजह से वो कुर्सी मुझे मिली है, तो पहला हक तो आपका ही है। चेयरमैन साहब ने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और फिर चेयरमैन साहब अपने जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, आपको मालूम नहीं होगा शर्मा सर, अगर ये सुधाकर सर नहीं होते तो आज ये कंपनी ना होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभाल रहा होता। विशाल और जनरल मैनेजर दोनों ही हैरानी से चेयरमैन साहब की ओर देखते रहे। चेयरमैन साहब कह रहे थे, स्कूल में मैं बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी था। जैसे तैसे मैं 9वीं कक्षा तक पहुंच गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे दाखिला दिलवाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। ऊपर से अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती करना और मारपीट करना और शाम की क्लासेस से बंक मारकर फिल्में देखना, यही मेरा शौक था। मेरी माँ को वो सहन नहीं होता था। उस समय सुधाकर सर कड़े अनुशासन और अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु इन सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए सर ने मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने बहुत विनती की और हमारे घर पर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस को बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर ये मुझे घर पर आकर पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। पहले दिन सर घर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छे से पिटाई कर दी। उस पिटाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ विशाल, पहले ही सप्ताह में पढ़ने में मेरी रुचि जागृत हो गई। उसके बाद तो मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, वो मुझे आसान लगने लगे। अगर सर कभी नहीं आते थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। मेरे माँ पिताजी बहुत खुश हुए। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और केवल सुधाकर सर से ही पढ़ने लगा। 10वीं में अच्छे अंक लाकर मैंने सबको चौंका दिया। फिर चेयरमैन साहब के जनरल मैनेजर ने चेयरमैन साहब को पूछा, सर क्या आपने इन्हें कभी फीस नहीं दी? चेयरमैन साहब ने कहा, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ सर के घर पर मिठाई लेकर गए थे। मेरे पिताजी ने इन सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन सर ने नहीं लिया। उस समय ये क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर ने कहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने केवल उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं तो ज्ञान दान में देता हूँ। बाद में सर के ही मार्गदर्शन में मैं 12वीं में मेरिट में आया। उसके बाद मैंने विदेश में जाकर पढ़ाई पूरी की और वापस आकर अपने शहर में कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने तो ऐसे असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू
रुमाल से साफ किए। इसके बाद जनरल मैनेजर शर्मा जी कहने लगे, परंतु ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान दान का बाजार भरा पड़ा होकर भी इन सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाया। ना केवल पढ़ाया, उनमें पढ़ने के लिए रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्श को। तब चेयरमैन साहब कहने लगे, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ हैं, पैसे और मान सम्मान के भूखे भी नहीं, विद्यार्थियों का भला हो, यही इनका उद्देश्य था। चेयरमैन साहब कहने लगे, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से ही एक थे। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक फिर कोई कुछ नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने सुधाकर जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी में ही रहते हैं? अब इस बात का जवाब सुधाकर जी ने ना देकर उनके बेटा विशाल ने दिया, हम उसी पुराने मकान में रहते हैं सर। इस उत्तर में अपने पिता के प्रति छिपी हुई नाराजगी को चेयरमैन साहब ने भांप लिया। फिर चेयरमैन साहब बोले, तय रहा सर, आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने अपने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उनमें से एक मैं आपके नाम कर रहा हूँ। सुधाकर जी और विशाल दोनों ही हैरान हो गए। सुधाकर जी कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब ने सुधाकर जी के हाथ को अपने हाथों में लिया, कहने लगे, सर मना मत करिए, मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता में मैं आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही देर कर चुका हूँ। फिर विशाल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ ही लिया, विशाल क्या तुम्हारी शादी हो गई? विशाल का कहना था, नहीं सर, रिश्ता तय हो गया है। जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे होने वाले ससुर जी ने रखी है। चेयरमैन साहब ने कहा, तो फिर तो आप लोगों ने हॉल भी बुक नहीं किया होगा। फिर चेयरमैन साहब ने किसी को फ़ोन किया और उससे बातें करने लगे। फ़ोन रखकर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी के लिए हॉल भी बुक हो गया है। उन्होंने एक अच्छे से होटल का नाम बताया। विशाल कहने लगा, सर वो तो बहुत महंगा है। तब चेयरमैन साहब कहने लगे, तुम्हें पैसे कहाँ चुकाने हैं? सर के सभी विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस सुधाकर सर के एक बार आवाज़ देने की बात है। परंतु सर ऐसा नहीं करेंगे। उस होटल का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने केवल बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं, वो तो भोजन सहित पूरी शादी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ले रहा है, वो भी खुशी खुशी। विशाल ने दोनों हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब को धन्यवाद कहा। चेयरमैन साहब ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने पिता को कहो, ये तो इनके करे हुए कर्मों की ही कमाई है। और मुझे एक वचन दो, सर की अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और कोई दुख भी इन्हें नहीं दोगे। मुझे अगर मालूम चला कि तुम अपने पिता को दुख देते हो तो ना केवल मैं इस कंपनी से तुम्हें निकाल दूंगा, परंतु इस पूरे शहर में मैं किसी भी स्थान पर तुम्हें नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। चेयरमैन साहब ने कठोर शब्दों में कहा। विशाल ने कहा, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाम को विशाल जब घर आया तब सुधाकर जी कोई किताब पढ़ रहे थे। निर्मला जी पास में ही सब्जी काट रही थी। विशाल ने बैग रखा और पिता के पांव पकड़कर बोला, मुझसे गलती हो गई पिताजी, मैं आज तक आपको गलत समझता रहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान हो। सुधाकर जी ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। अब विशाल क्यों रो रहा था ये निर्मला जी की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उन्हें समझ में आ गया था कि ज़रूर कुछ तो अच्छा हुआ है, इसीलिए पिता और पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। साथ संगत जी, आज की ये साखी हर उस इंसान से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने पिताजी से कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और इस साखी से सीख लीजिए कि जो भी कमाना हो वो स्वयं अर्जित करें, क्योंकि हमारे माता पिता तो पहले ही हमें शिक्षा दिलवाकर और हमें संस्कार देकर अनमोल दौलत हमें दे चुके होते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।